हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं चीन और पाकिस्तान के संबंधों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। संक्षेप में इसमें भारत का भी जिक्र होगा। हालांकि भारत मुख्य भूमि में मुख्य धारा में नहीं है, तो इस प्रकार से चीन और पाकिस्तान पर भी चर्चा केंद्रित रहेगी इस वीडियो में। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग पता है कि चीन ने बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को विकसित करने के लिए एक समझौता किया था पाकिस्तान से। ग्वादर बलूचिस्तान में है और यह फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी जो कि अरब सागर का ही, हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है, उसका विस्तार जो है पश्चिम तक है। अफ्रीका के पहले सारे खाड़ी देश आते हैं इसके तट पर। ईरान का हारमुज जलडमरू मध्य भी है, जिसके तट पर चाबहार बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह का विकास नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मई जून 2016 में उन्होंने चाबहार बंदरगाह ईरान की यात्रा भी किया था। उसी समय ये तय हो गया था कि भाई चाबहार बंदरगाह का विकास भारत करेगा। उससे ईरान को पेट्रोकेमिकल से लेकर के अन्य तमाम क्षेत्रों में लाभ मिलेगा और भारत इसी बहाने वहाँ ईरान में अपनी पहुंच बनाएगा और वो ग्वादर का काउंटर ढूंढेगा। दूसरे शब्दों में यह एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसको भारत ने अपनाया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं, ग्वादर बंदरगाह जब लिया था चीन ने, तो उसमें ये समझाया था, शुरू में 46 अरब अमेरिकी डॉलर 2014-15 में इसकी लागत यही थी। 46 अरब अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च होना था। अब तो 60 अरब अमेरिकी डॉलर इस पर खर्च हो गया है। तो शुरू में चीन ने यही समझाया था पाकिस्तान को, भाई हम इसको शिपिंग सेंटर के रूप में डेवलप करेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि उसने इसको नेवल बेस यानी नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर दिया है और उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य टारगेट भारत है। चूंकि अरब सागर में उसकी पनडुब्बियां यात्रा करती रहती हैं, डूब करके चलती रहती हैं, और मुख्य उद्देश्य उसका ये है भारत पर नजर रखना कि भारत क्या समुद्र में, हिंद महासागर में भारत क्या खुराफात कर रहा है, क्या चाल चल रहा है, उसे चीन को नुकसान होगा या फायदा होगा। आप सभी लोग पता है कि चीन अपने ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% आयात गल्फ ऑफ पर्शिया यानी फारस की खाड़ी से ही करता है। फारस की खाड़ी से ऊर्जा की अपनी अधिकांश जरूरत को पूरा करता है वो, जिसमें कच्चे तेल से मिलने वाली ऊर्जा प्रमुख है, उसके बाद गैस है। इन तमाम चीज़ों से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ थे, अक्टूबर के पहले तक, पिछले साल अक्टूबर के पहले तक, उन्होंने ये पाकिस्तानी हुक्मरानों को, सिविलियन गवर्नमेंट को समझाया था, शहबाज शरीफ एंड कंपनी को, कि भाई ऐसा है, चीन के साथ दोस्ती प्रगाढ़ होनी चाहिए, तभी जा कर के कश्मीर और पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर की सुरक्षा हो सकेगी। दूसरे शब्दों में वो कश्मीर को मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों से जोड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को ये पता है कि भाई अगर जिन्ना से हम कश्मीर को जोड़ेंगे तो पाकिस्तानी जनता को एक छतरी के तहत लाना, उसके उसके नीचे लाना संभव हो सकेगा। दूसरे शब्दों में मोहम्मद अली जिन्ना जब बीमार पड़े थे तो उनके एक मित्र थे जो कि डॉक्टर भी थे, डॉक्टर जल पटेल, जो दोनों लोग गुजरात से ही आते थे। तो उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भाई ऐसा जिन्ना साहब, आप कश्मीर चले जाइए, कश्मीर की वादी आपको हो सकता है स्वस्थ कर दे। पहले उनको सुझाव दिया चगतई पहाड़ी पर जाने का, लेकिन चगतई पहाड़ी पर वो ठीक नहीं हुए। चगतई पहाड़ी बलूचिस्तान में ही है। उसके बाद कश्मीर घाटी में आने के लिए उन्होंने पत्र लिखवाया लियाकत अली खान, जो कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनसे। लेकिन यहाँ हरी सिंह का बहुत ही कड़ा जवाब गया उसी तरह से, भाई अगर तुम एक सॉवरेन देश के गवर्नर जनरल हो तो हम भी एक सॉवरेन या संप्रभु
राज्य के मालिक हैं, राजा हैं, तो हमसे जो पत्राचार करो वो कायदे में रहा, आदेश मत दो हमको, जो हम तुम्हारे अधीनस्थ नहीं है, हमारे बराबरी का पत्र ऐसा लिखो जिससे लगे कि भाई बराबरी के दर्जे पर हमको ट्रीट कर रहे हो। इसलिए जिन्ना साहब खौरिया गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के सेना को तैयार रहने का निर्देश दिया कि कश्मीर को वापस लाना है, लेकिन पाकिस्तानी सेना उस समय तैयार नहीं हुई। तैयार एक्चुअली उस समय एयर फोर्स और नेवी आज भी वो लो प्रोफाइल रखते हैं, और उस समय वैसे भी माउंटबेटन इधर थे भारत में, कमांडर इन चीफ तो वही थे। तो ऐसी दशा में कुछ अपने वफादार सैनिकों को सादे वेश में कबायलियों के साथ उपद्रव करने के लिए कश्मीर घाटी में भेजा गया। हालांकि पंडित नेहरू की एक छोटी सी गलती कारण जो है भागते हुए जो कबायली थे उनको चोटिया करके पाकिस्तान के मुख्य भूमि तक नहीं खदेड़ा गया, जिससे पीओके 1947 में बन गया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यानी उन्होंने साफ साफ जो है एक सीमा के बाद कर्नल रंजीत सिंह, उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह इसका वो नेतृत्व कर रहे थे, तो उनके नेतृत्व में कहा जाता है कि ये वास्तव में पंडित नेहरू के एक छोटी सी भूल के कारण जो है पीओके बन गया, नहीं तो बना ही नहीं होता। वो बार बार पंडित नेहरू से पूछ रहे थे कि भाई कहाँ तक हम जाएं, तो पंडित नेहरू ने एक सीमा के बाद कहा कि भाई जैसे ये लोग मोरा पावर हाउस क्रॉस किए और पीओके की सीमा तक पहुँचे, वैसे उन्होंने पंडित नेहरू ने बुला लिया, जिसे गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको उत्तरी क्षेत्र भी कहते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरीज कहते हैं, एक खूबसूरत जगह है, वह भी चला गया पीओके में। और मुजफ्फराबाद दूसरा इलाका था, वो भी जो कि राजधानी भी है पीओके की, वो भी चला गया पीओके में। और वहाँ शिया मुसलमानों की तादाद अधिक थी, फिर भी वो चला गया पाकिस्तान के साथ, जबकि बाद में वहाँ के शिया मुसलमानों ने रियलाइज़ किया कि उन्हें पाकिस्तान के साथ जुड़ना नहीं चाहिए था। खैर अब तो गलती हो गई थी, तो पीओके बन गया। और यूनाइटेड नेशंस में इस मामले को दुनिया 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर रही थी, ये 1948 में। इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लेके चले गए। वहाँ जाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्देश पर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का गठन कर दिया गया, जो कि इस दिशा में काम करेगा। हालांकि ये तो बाद यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का गठन शायद 1965 में हुआ था, जब दूसरी बार पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने अटैक करवाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चला करके कश्मीर घाटी में। तो उसके बाद गठन, लेकिन जो भी हो, लेकिन पंडित नेहरू की गलती कारण ये रह गया। और उनकी पुत्री ने भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बख्श दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सामने शायद ये प्रश्न उठाया था, लेकिन पीएन अक्सर जो कि विदेश सेवा से थे, लेकिन कहा जाता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के सबसे खास ब्यूरोक्रेट थे, उनके परामर्श पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने शायद इस मामले में ज़्यादा प्रेस नहीं किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जब वो लगेगी कि आने, तो उनको छोड़ दिया, तो पीओके का मसला ज्यों का त्यों रह गया। इसी में एक शख्सगाम घाटी आती है, गिलगिट एरिया में ही आती है। तो शख्सगाम घाटी 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो पाकिस्तान ने जब देखा 1962 में कि चीन के हाथों भारत की पराजय हुई, तो उसने खट से एक संधि किया चीन के साथ और शख्सगाम घाटी को बेच दिया उस संधि के तहत 1963 में। तो आप सभी लोगों को बताने का जो उद्देश्य वो यही है कि चीन किस तरह से पाकिस्तान में घुसपैठ करता रहा। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ दूसरे टर्म में आई, तो असीम मुनीर को लगा कहीं नरेंद्र मोदी सेना का प्रयोग करके और कश्मीर के साथ साथ कश्मीर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उस पर भी धावा ना बोलें। और ख़ास करके तब जब उन्होंने अनुच्छेद 370 की कुछ धाराओं को हटाया, 35A को हटाया 5 अगस्त 2019 को, तो इससे चीन के भी कान खड़े हो गए।
उसने भी कुछ कमेंट किया जो प्रायः तटस्थ रहा करता था इस मसले पर। तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ को एक मौका मिल गया। वहाँ के शहबाज शरीफ जो सिविलियन गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं उनको भी उल्टा पलटा समझाया और चीन से दोस्ती प्रगाढ़ करने की वकालत की, जिसके तहत चीन चढ़ता चला गया और उसने BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के एक शाखा के रूप में जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास हो रहा है, जिसको जिसको 3 तरफ से शायद ले जाना है ग्वादर बंदर का, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद, एक कराची का प्रस्ताव है, और जिस पर करीब 60 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च हो गए हैं। और जहां चीनी जो निर्माण अधिकारी थे या कर्मचारी थे उनको मारने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बीड़ा उठाया था। तो अब सुना ये गया है कि अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस मामले में चीनियों पर अटैक नहीं करेगी। उसने गुप्त कोई समझौता कर लिया है चीनियों से, जो कि अखबारों में छन छन करके आ रही है। अब ये समाचार कितना पुष्ट है कितना नहीं है इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर बताया जा सकता है कि हाल के दिनों में ऐसी घटना नहीं घटी जिसमें चीनी अधिकारी या सैनिक मारे जाएं BLA के हाथों। बीच में पिछले साल तो कई धमाके हुए जिसमें चीनी कई अधिकारी और कर्मचारी निर्माण कार्य से जुटे हुए काल कवलित हो गए। तो कहा यह जा रहा है कि चीन जो है CPEC की सुरक्षा के लिए बहुत ज़बरदस्त योजना पर काम कर रहा है, और उसमें केवल चीनी से PLA के चीनी सेना के कमांडो होंगे, नेवल कमांडो होंगे जो चीन के CPEC की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से पाकिस्तान में वो धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है। पहले तो उसने ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा किया, उसको नेवल बेस बना दिया शिपिंग सेंटर की जगह। पाकिस्तान ने सोचा था कि भाई चीन के पास पैसा तो पैसा लगाया कि इसको विकसित करेगा तो इससे हमको रोजगार मिलेगा, बिजली मिलेगी आदि आदि, और साथ ही हम स्ट्रेटेजिक रणनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति भी कर सकेंगे, भारत को आंख भी दिखा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं, सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा मिला। यही स्थिति कराची या रावलपिंडी जहाँ की आर्मी का मुख्यालय है, वहाँ एक हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया गया, वो भी चीनी, उसमें भी चीनी अधिकारी और कर्मचारी ही रहेंगे। दूसरे शब्दों में वो चीनियों के लिए ही किया गया मुख्य रूप से। ये सब आसिम मुनीर के कहने पर हुआ। आसिम मुनीर जो कि वहाँ पाक आर्मी के चीफ थे और इमरान खान जिनसे चिढ़ा करते थे, एक्चुअली उनके समय में ISI से भी इमरान खान चिढ़ते थे। तो जो भी है उनके कहने पर शहबाज शरीफ ने ये काम किया। आपको पता है कि पाकिस्तान में वो आर्मी की संस्था वहाँ कितनी स्ट्रांग है। नेवी और एयरफोर्स उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि वहाँ पाक आर्मी स्ट्रांग है, और उसी कहने पर वहाँ सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, सरकारें चलती हैं। इसलिए उससे जुडिशरी भी डरती है, इसलिए वहाँ पाकिस्तानी आर्मी की ही चलती है, जैसी वो चाहती है वैसी होता है। वहाँ भारत की तरह से नहीं है कि यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट का जो हेड है प्राइम मिनिस्टर वो अपनी शर्तों को डिक्टेट करे तो उसके आधार पर चीज़ें चलेंगी, ऐसा नहीं होता वहाँ। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सेना कहती है न खाता न वही, जो सेना कहे वही सही वाली कहावत वहाँ चरितार्थ होती है। जो वहाँ की सेना कहती है वही वहाँ के सिविलियन गवर्नमेंट वाले भी करते हैं। तो कहा यह जा रहा है आसिम मुनीर को ये भरोसा था कि चीन पाकिस्तान की मदद करेगा आर्थिक रूप से और पाकिस्तान की चाहत को पूरा करेगा, लेकिन चीन अपने अपने हितों की पूर्ति करने और भारत को काउंटर करने की योजना पर काम कर रहा है। उसको क्या मतलब है पाकिस्तान से, साथ ही वो अमेरिका को भी धीरे धीरे बाहर करने की योजना पर काम कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना में आज भी अमेरिकियों का दबदबा है। अमेरिका के ही बनाए हुए ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट वहाँ इस्तेमाल होते हैं, और अमेरिका ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हो सकता है पाकिस्तानी थोड़े सख्ते में हो, चूँकि बीच में खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों के अमेरिकी यात्रा पर पाबंदी लगाने वाले हैं, और कई पाकिस्तानी अमेरिका के नीतियों के हक वो भी हैं, समर्थक भी हैं, जिसमें हक्कानी वगैरह आते हैं।
ये लोग पहले पाकिस्तान के राजदूत थे अमेरिका में या स्थायी प्रतिनिधि थे, लेकिन अब ये लोग अमेरिका के ही पिट्ठू बन करके रह गए हैं, जिसमें मुनीर अकरम वगैरह भी आते हैं। खैर, देखना होगा आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।